Hey guys, welcome to India's best and one of the most intuitive science channels, जहां पर दोस्तों आपको साइंस सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती लेकिन सिखाई जाती है, समझाई जाती है और फील कराई जाती है। तो दोस्तों मैं हूं कौन? मैं हूं आपका अपना प्रिय पुत्र सुनील, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। और दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर ज्ञान कैप्सूल के अंदर हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के वो 15 सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, यानी कि वो 15 न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। अब इस चीज को सुनते ही सबको लगने लगेगा कि भैया ये एग्जैक्ट सवाल के एग्जाम में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर आपने इन 15 न्यूमेरिकल्स को कर लिया तो इसके अंदर जो कंसेप्ट है, जो अप्रोच है, अगर आप वो सीख गए तो जो सिमिलर टाइप का सवाल आएगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस सेशन के जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ऑल राइट, क्या बात है सुनील भैया। तो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सवाल हम इस सेशन में करने वाले हैं, लेकिन अगेन मैंने यहां पे ये क्वेश्चन लिख दिया है कि आपको कंसेप्ट और अप्रोच को सीखना है, रेदर देन कि भैया एग्जैक्ट यही सवाल आना चाहिए, यही न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, यही डिजिट्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आपकी कंसेप्ट एंड अप्रोच सेम हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि सवाल सेम आ जाए, लेकिन आपको सवाल समझने पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। आइए हम लोग साथ में इसको पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है अ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर हमारे पास कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1। अब मैग्निफिकेशन ऑफ -1 का मतलब क्या? माइनस आ गया, यानी कि रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज से मेरे को क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन -1 का मतलब क्या होता है? ये देखिए, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितनी हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है उतनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड होगी और सेम इन साइज होगी। इतना तो हमें समझ में आ गया, क्या बात है। ऑन अ स्क्रीन, ओ भाई साहब, यानी कि स्क्रीन पे आ रही है। स्क्रीन पे कौन सी इमेज आती है? रियल इमेज आती है। तो दो तरीके से आप समझ गए, एक तो नेगेटिव साइन था और एक स्क्रीन था। तो स्क्रीन पे कौन सी इमेज आती है? रियल इमेज, नेगेटिव मैग्निफिकेशन, रियल इमेज। द स्क्रीन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमारे पास जो इमेज है वो स्क्रीन पे आ रही है, विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि हमारा v की वैल्यू गिवन है। कौन सी? v की वैल्यू गिवन है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हमारे पास बेसिकली कॉनकेव मिरर है। तो रियल, इन्वर्टेड और सेम इन साइज इमेज कब मिलती है हमको? जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा और इमेज भी क्या है? यहीं पे बनेगी, है ना, तभी तो होगा। और ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव। तो ये जो डिस्टेंसेस है दोनों, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। अब सवाल को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। राइट द टाइप ऑफ मिरर। अरे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कौन सा मिरर होगा? जल्दी से बताइए कौन सा मिरर होगा। सुनील भैया 100% हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि हमारे पास इमेज जो है रियल है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है रियल इन्वर्टेड इमेज, जो कि हमारा कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। इमेज स्क्रीन पे आ रही है तब भी, यानी कि रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, कौन बनाएगा? ये बनाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। ऑल राइट, डन है। उसके बाद देखो आपके पास v की वैल्यू आ गई है ना, v की वैल्यू आ गई है। ये बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो आइए इस चीज को फटाफट से निकाल लेते हैं। अब हमारे को एक छोटी सी बात पता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर हमारे पास क्या होता है? m इज इक्वल्स टू -v/u होता है। मैग्निफिकेशन हमारे पास -1 ये रहा, ये माइनस का साइन आ गया। अब v की वैल्यू क्या आएगी? -50 आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ये देखो, अगर ये कॉनकेव मिरर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लगाते हैं तो ये जो डिस्टेंस आएगा ऑब्वियसली क्या है? -x, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा -50, माइनस और माइनस हो जाएगा +50। यहां पे -1 है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -50 हो जाएगी। तो अब मुझे बताइए, इमेज डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, दोनों बराबर है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे मेरे भाई, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में 0 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब सेम जगह पे बन रहे हैं। और आप मुझे बताओ, सेम जगह पे बनने भी चाहिए। क्यों? मैग्निफिकेशन 1, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, सेम इन साइज। ये कब होता है? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में कहां पे प्लेस्ड हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो। तो क्या हो जाएगा? रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर यहां से एक और रे आती है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट से आने वाली रेस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास। जी बिल्कुल कर रही है।
तो यहां पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज का नेचर क्या हो जाएगा? रियल। रियल क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। इन्वर्टेड यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी है, और साथ ही साथ सेम इन साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज होगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन भी हमसे पूछा था, हमने ये इमेज फॉर्मेशन भी कर दिया, साथ ही साथ इसके बारे में सारी डिटेल्स भी यहां पे बता दी। तो यानी कि हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, और साथ ही साथ हमने यहां पे पार्ट 4 कर लिया। अब पार्ट 3 देखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए आप सीधी सी बात है, मिरर फॉर्मूला का रिलेशन यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। आपको लग रहा होगा भैया आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? सॉल्व करूंगा ना, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं। अब देखिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी और u की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैंने आपको बताया अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट्स को आपने मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, तो पोल क्या है? ओरिजिन की तरह आप मान सकते हैं। ग्राफ का जो ओरिजिन होता है ना, वो पोल की तरह आप मान सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आएंगी, ये सारी नेगेटिव डिस्टेंसेस है। तो चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, वो क्या हो जाएगा? पोल ऑफ द मिरर से नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो -50 -50 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2/50 ये हो जाएगा -1/25, यानी फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी? -25 सेंटीमीटर। भैया नेगेटिव क्यों आएगी? अरे भैया ये डिस्टेंस होता है ना फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस से पोल ऑफ द मिरर तक का डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर सवाल आ गया तो आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को जल्दी से एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन इज -2। इतना पढ़ते ही पहले दिमाग में खिड़की खुल जानी चाहिए कि ये कह रहा है स्फेरिकल मिरर है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन इसने बोला रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन -2 है। रियल, इन्वर्टेड ये सब बोल दिया तो सीधी सीधी सी बात है कॉनकेव मिरर होगा। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता? अरे कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या होगा? छोटा होगा, आपको पता है। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन -2। -2 का मतलब क्या होता है हमारे पास? देखिए नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? सीधी सीधी सी बात है कि इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। और 2 का मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 गुना होगी। ये सारी बातें पहली लाइन पढ़ते हमको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। ऐसे सवाल को तोड़ना होता है। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो हमारे पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू है, वो बेसिकली हमारे पास 30 सेंटीमीटर है ना। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको निकालनी, u की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u होता है। तो -v/u का रिलेशन यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन -2 हमको गिवन है, ये हो गया माइनस, और v की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? अरे भाई कॉनकेव मिरर का केस है ना, ये कॉनकेव मिरर का केस है। और रियल इमेज की अगर बात कर रहा है तो जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड पे आपकी इमेज बनेगी। तो ये डिस्टेंसेस दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? नेगेटिव डिस्टेंसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना जी सुनील भैया। तो v की वैल्यू हो जाएगी -30, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 = 30/u। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -15 और इमेज की डिस्टेंस क्या है? -30। ठीक है ना, -30 है। ठीक है, एक बार फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो इसने आगे बोला फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u लगाएंगे। v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -30, u की वैल्यू हो जाएगी -15। सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ हमारे पास आएगी -10 सेंटीमीटर। अब देखो दिमाग लगाओ, आपके पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो -10 है ना। और उसके बाद यहां पर अगर आप 2f की बात कर देते हैं, यानी कि अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूं, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है? ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है? -10 है। और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है? ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी -20। यहां तक की डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी? -20, ये हो जाएगा -10। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्ट अभी हमने कहां रखा था? ऑब्जेक्ट अभी हमने कहां रखा था? ऑब्जेक्ट हमने रखा था इधर रखा था, बिटवीन सी एंड एफ रखा था। तो बियॉन्ड सी हमको इमेज मिल रही थी। अभी ये वाला केस था, अभी वाला केस ये है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर
टूवर्ड्स द मिरर, यानी कि अभी तो ये -15 पे रखा हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली यहां पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। ये कहता है कि आप इसको 10 सेंटीमीटर आगे लेके चले जाइए, यानी कि ऑब्वियसली आप इसको शिफ्ट करके यहां पर लेके आ गए, इधर ले आया, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और आपने पोल ऑफ द मिरर के बीच में रख दिया है। जब भी आप इस वाले केस की बात कर रहे होंगे कि भैया हमारा प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, आइए समझते हैं। देखिए, जब भी यहां से जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर रे निकलेगी, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रे निकलेगी, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो रेस क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें उसका ओरिजिन पता लग जाता है ना, कि अगर एक पॉइंट से कोई एक रे आ रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक रे आ रही है हमारे पास, अब ये इस पॉइंट से आ रही है, इससे आ रही है, इससे आ रही है, इससे आ रही है, कभी पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पे दो रेज आ रही है, ये दो रेज है, ये और ये दो रेज है, ये वाली और ये वाली, तो मुझे क्या पता लग जाएगा, इसका ओरिजिन पता लग जाएगा। इसीलिए हम लोग मिनिमम 2 लाइट रेस को ड्रॉ करते हैं। वैसे तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेस निकलती है, बट 2 लाइट रेस के बारे में हम बात क्यों करते हैं, सो दैट हमें पता लग जाए कि लाइट रे आ कहां से रही है, उसका ओरिजिन पता लग जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग ये वाला लाइट का रूल लगाते हैं कि यहां से लाइट रे आती है इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर एंड अगेन रिफ्लेक्टिंग बैक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट रूल हमने ये लगाया। दूसरा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे पास कर जाएगी। अब अगर आप इन दोनों रेस को देखेंगे तो दोनों रेस क्या है, डाइवर्जिंग रेस है, मीट नहीं करेंगी। पर अगर यहां पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर आ जाता है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि रेस जो है ये कहीं इस वाले पॉइंट से आ रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, विच इज बिहाइंड द मिरर। तो यहां पे रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, या यहां पे रेज एक्चुअल में यहां से नहीं निकल रही है, बट यहां पे रेज अपीयर टू मीट कर रही है, या फिर ऑब्जर्वर को लग रहा होगा कि यहां से आ रहा है, जहां पे एक्चुअल में रेज है ही नहीं, यहां पे एक्चुअल में रेज है नहीं। तो इस केस में कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज दी मैग्निफाइड इमेज, है ना। तो यही है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात जी, क्लियर हो गई, डन है सुनील भैया, सॉर्टेड है। अगला सवाल, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 centimeter from a spherical lens. The image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a spherical lens is formed on a screen. अब देखो स्क्रीन अगर आ गया, स्क्रीन आ गया तो सीधी सी बात है यहां पर हो जाएगी हमारे पास रियल इमेज हो जाएगी। और रियल इमेज की बात हो रही है तो कौन सा लेंस होगा बताओ, रियल इमेज की बात हो रही है तो कौन सा लेंस होगा, 100% यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही होगी। कौन से लेंस की बात हो रही होगी, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही होगी। आगे चलते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। Spherical lens is formed on a screen placed on the other side of the lens at a distance of 60 centimeter from the optical center. Identify the type of the lens and calculate the focal length. अब type of lens तो 100% हमारे पास कौन सा हो जाएगा, type of lens हमारे पास 100% convex lens हो जाएगा। उसने आपको दो चीजें दे रखी है, ये देखो 30 सेंटीमीटर, ये रहा, ये 30 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो इस साइड पे इमेज बनाने के लिए बोल रहा है, तो ये अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास होगा पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्टेंसेस होते हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव, u की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। Focal length is always positive for the convex lens. Please mark this, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। Focal length पॉजिटिव किसके लिए होगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस हो गया, फोकल लेंथ हमारा हो गया। हाइट ऑफ द फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है ना। तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज हमारे पास है, राइट। इससे मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास है 60, u की वैल्यू है -30, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -2। और आप बड़े समझदार हैं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये इसका मतलब है। अब सीधी सी बात है, इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि -2 × 3 हो जाएगा, यानी कि -6 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। तो अब इसके लिए अगर आपको बोला गया रे डायग्राम बनाना है तो आप हमेशा बना के आना, चाहे कोई भी सवाल कर रहे हो, रे डायग्राम 100% बना के आओ। अब देखो दिमाग लगाओ, यहां पर उसने क्या बोला, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी थी, फोकल लेंथ हमारे पास थी 20,
फोकल लेंथ हमारे पास कितनी थी? फोकल लेंथ थी हमारे पास 20 और ये डिस्टेंस कितना है? 30। यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंसेज है वो कितनी है हमारे पास? वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20 हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट क्या है? ये 20 है, ये 20 है। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस जो है ये 20 है और यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू 30 है, यानी कि यहां पे प्लेस्ड है। यानी कि F1 और 2F1 के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज आपको कहां मिलेगी? बियॉन्ड 2F2 मिलेगी, यानी कि बियॉन्ड C2 आपको मिलने वाली है। तो आप क्या देंगे? रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, बिना रिफ्रैक्शन के सीधा सीधा पास कर जाएगी। यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या हो जाएगी? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज हो जाएगी। और मैग्निफिकेशन इसीलिए हमको -2 गिवन भी है। सीधी सीधी सी बात है, यानी हमने कैलकुलेट भी किया, मैग्निफिकेशन -2 आ भी रहा है। तो इस तरीके से हमको सवालों को सॉल्व करना होता है। अगला सवाल देखेंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 सेंटीमीटर इमेज ऑफ अ 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। 8 सेंटीमीटर इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है HO। अच्छा, बच्चों को ये डाउट भी आता है, भैया ये नेगेटिव वैल्यू कैसे आई? ये नेगेटिव कैसे आई ये भी बताता हूं। मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाए तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आती है, ये देखो ये -y पे आती है, इसीलिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इस वाले केस में भी देखना, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास ये है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है ना। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 सेंटीमीटर इमेज ऑफ अ 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन द सेम साइड, फाइंड द नेचर। ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन द सेम साइड, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन द सेम साइड। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे होगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? ये वाला केस आपको अच्छी तरीके से याद आना चाहिए कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो है हमारे को सेम साइड पे मिलेगी। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे हमको क्या मिलने वाली है? इमेज मिलने वाली है ना। तो अगर हमारे पास F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने रखा है तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, रेज आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, बिना डेविएशन के पास कर जाएगी, यानी कि सीधी सीधी पास कर जाएगी। अब ये रेज जो है डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई हमारे पास ऑब्जर्वर है तो उसको क्या लगेगा? ये जो रेज है वो किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही होंगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही होंगी। तो यानी यहां से वो जो रेज है वो आ रही होंगी। तो रेज आर एक्चुअली अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट या फिर अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या है? बड़ा है। डन है। अब यहां पे हमको क्या निकालना है? जल्दी जल्दी सारी चीजों को हम लोग निकाल लेते हैं। नेचर पोजीशन हमने निकाल दिया है, फोकल लेंथ हमको निकालना है। आइए फटाफट से सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको गिवन है हाइट ऑफ इमेज दे रखा है 8, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2, यानी कि मैग्निफिकेशन हमारे पास हो गया 4। अब मैग्निफिकेशन हमारे पास लेंस के केस में क्या होता है? V/U होता है हमारे पास। ये हमारे पास 4 है, V की वैल्यू हमको देखिए गिवन है, ये देखिए V की वैल्यू गिवन है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 सेंटीमीटर इमेज ऑफ अ 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूर बना रहा है। कितना? 6 सेंटीमीटर दूर बना रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस हमको कितनी गिवन है? ये डिस्टेंस हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव डिस्टेंस होगी, नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगी, तो -6/u। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 6/4, यानी कि हो जाएगा कटने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिकली 3/2, यानी कि -1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा u की वैल्यू। फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? -6, और u की वैल्यू हो जाएगी -1.5। दोनों वैल्यूज नेगेटिव क्यों है? अरे भाई साहब, ये देखो, ये u की वैल्यू नेगेटिव और ये हमारे पास v की वैल्यू नेगेटिव। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये सारी जो वैल्यूज आती है इधर वाली, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ऑब्वियसली -x है तो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये -6 -1.5, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बेसिकली प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी फोकल लेंथ = 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का कितना है? यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही है। अगर ये डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर पे रहेगा, 6 सेंटीमीटर पे हमारा क्या है? हमारी इमेज बन रही है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर नेचर बताना है तो क्या बताएंगे? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड कितनी बार? 4 गुना मैग्नीफाइड हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज 4 गुना बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्या बात है सुनील भैया। तो अब चलते हम लोग अगले सवाल के ऊपर, जल्दी से पढ़ते दोस्तों इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है state the law of refraction of light that defines the refractive index of a medium with respect to the other, express it mathematically। इस चीज के बारे में कौन सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है? देखिए, हमारे पास 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है जो मैं दोनों यहां पर लेकर आया हूं, लेकिन जो सवाल बोल रहा है वो वाला जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है?
जैसे मान लीजिए हमारे पास लाइट जो है वो मान लीजिए वैक्यूम से ग्लास में ट्रेवल करती है, तो अगर, और इस लाइट का कलर भी फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए रेड लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सो फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम एंड द कलर ऑफ लाइट, कि रेड लाइट मान लीजिए वैक्यूम से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो होगा, यानी कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होगा, ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं क्या, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्लो डाउन फैक्टर। सिंपल सी बात है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड कितनी घटेगी उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि स्लो डाउन फैक्टर। अब स्पीड ऑफ लाइट घटती क्यों है? बिकॉज जो लाइट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वैक्यूम से ग्लास में आ रही है, तो वो क्या करेगी, ग्लास के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लोअर डाउन हो जाती है। ठीक है जी सुनील भैया। अब ये चीज हमने देख ली। आगे वो कह रहा है हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द टू मीडियम्स, स्टेट द नेम ऑफ द कांस्टेंट व्हेन द वन मीडियम इज वैक्यूम और एयर। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अब ये जो बोल रहा है ना कि लाइट हमारे पास एक मीडियम में फॉर एग्जांपल वैक्यूम और एयर, और उससे किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये चीज होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास when the refractive index of a medium is calculated with respect to the vacuum of air, that is called as absolute refractive index। वैसे absolute refractive index में हमेशा वैक्यूम ही कंसीडर होता है कि लाइट मान लीजिए वैक्यूम से किसी भी मीडियम में ट्रेवल करी तो उसकी स्पीड कितनी घटी, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है जी सुनील भैया। लेकिन एनसीईआरटी एयर भी कंसीडर करती है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कि अगर मान लीजिए वैक्यूम या एयर से लाइट अगर किसी भी मटीरियल मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कितनी घटी है। अब इसमें उनकी स्पीड कितनी होती है बताइए, यहां पर उसकी स्पीड कितनी होती है, यहां पर उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इससे कितनी घटेगी जब वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम इस मीडियम में कंपैरिजन में मेजर कर रहे हैं। अब इसको जैसे उन्होंने ए और बी के माध्यम से दिया, वहां पर मैं आंसर में आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए एक मीडियम हमारे पास ग्लास है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम निकाल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 1.5 है। अब ये डेटा अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर से 1.5 गुना कम हो जाएगी, यानी कि इससे 1.5 गुना कम हो गई ना। यहां पे कितनी है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 हो गई, तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को आप यहां पर इससे रिप्रेजेंट कर लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को वीजी से रिप्रेजेंट कर लिया आपने, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर को सी से रिप्रेजेंट कर लिया, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1.5 ऊपर चला गया और ये c/v नीचे आ गया हमारे पास। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना था, 1.5 था, है ना, ये 1.5 ओवरऑल वैल्यू है। अच्छा यहां पर भी हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये 1.5 को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा हमारे पास c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस सारा एक्सप्रेशन मैंने एक साथ जोड़कर यहां पर लिख दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1.5। एक साथ सबको जोड़ के लिख दिया है, क्या बात है। अब उसके बाद बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर 3/2 एंड 4/3, यानी कि इतनी स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है जब भी वैक्यूम से ग्लास में या पानी के अंदर लाइट आती है। तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर हमारे पास इतना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वाटर निकालो। अरे इजीली निकाल पाओगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, 3/2 यानी कि 1.5 दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है और आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, ये और ये, तो ये वाली वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आएगी, इतनी ही आएगी। हाँ उसके बाद आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, 4/3 हमारे पास है, ठीक है। अगर ये हमारे पास बेसिकली 4/3 है ना, ये वैल्यू को आपने क्या कर दिया, यहां पर प्लेस कर दिया, तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये अगेन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, c/v के बराबर हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 × 10⁸ है, और ये आपके पास 4/3 है, तो ये वाली वैल्यू आप निकालेंगे कितनी आएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। या अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो यहां पर बीच में इंटरपंक्ट लगा देना, ये सही है, इंटरपंक्ट लगा देना, मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये बीच में आपने जो रेज्ड डॉट लगाया सेंटर में, इट इज कॉल्ड एज इंटरपंक्ट, ठीक है जी सुनील भैया, यहां पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
डन है भाई। अच्छा, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक सवाल करा देता हूं, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक सवाल करा देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ गया, यानी कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बच्चा देख के बस डर जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ये जो आपने कैलकुलेट किया होगा वो किससे कैलकुलेट किया होगा, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कैलकुलेट किया होगा। अरे भाई, ये आपने कैसे कैलकुलेट करा होगा, ये वाली वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपने कैलकुलेट करी होगी, वैक्यूम या फिर एयर कैलकुलेट करी होगी, और ये वाली वैल्यू भी क्या की होगी, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर कैलकुलेट करी होगी। यानी कि ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे वाली क्या है, एब्सोल्यूट है। तो यानी कि आप दो एब्सोल्यूट वैल्यूज को जब आप कंपेयर करवाने वाले हो, यानी कि आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हो जी। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की वैल्यू है 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एयर कितना है, 1.5 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ जाएगा 2.4। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर लाइट हमारे पास ग्लास से लाइट अगर हमारे पास ग्लास से डायमंड में जाएगी तो उसकी स्पीड कितने से घटेगी, 1.6 के फैक्टर से घटेगी। कहने का मतलब यह है, ठीक है। और लाइट अगर वैक्यूम से डायमंड में जाएगी तो 2.4 के फैक्टर से घटेगी। लाइट अगर ग्लास से डायमंड में जाएगी तो 1.6 के फैक्टर से घटेगी। लाइट अगर हमारे पास वैक्यूम से ग्लास में जाएगी तो 1.5 के फैक्टर से घटेगी। यही सिंपल मतलब होता है इन बातों का, रटना नहीं होता इनको। समझ में आया? जी सुनील भैया, अब यह सवाल देखो, बड़ा सा लग रहा है, बड़ा आसान सा सवाल है। द पावर ऑफ अ लेंस एक्स इज -2.5। अब देखो, पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, यानी कि यहां पर फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ और पावर नेगेटिव किसके लिए होता है, कॉनकेव लेंस के लिए होता है। पावर पॉजिटिव किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा। नेगेटिव कॉनकेव लेंस के लिए। नेम द लेंस कॉनकेव, डिटरमाइन द फोकल लेंथ, आराम से आप निकाल पाओगे। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, यहां पर याद रखना, अगर पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगा। याद रखना, पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा। तो यहां पर मेरे दोस्तों ये हमारे पास है -2.5 है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय पावर, यानी कि 1 बाय 2.5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 0.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस हो जाएगा कॉनकेव, फोकल लेंथ इतनी हो जाएगी। किस चीज का इलाज करता है, मायोपिया का, यानी कि आपको पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती है। नियर साइटेडनेस है, पास की चीजें क्लियरली दिखती है, दूर की चीजें ब्लर हो जाती हैं। ठीक है ना, आपका जो फार पॉइंट है अब वो इंफिनिटी नहीं रहा है। जी सुनील भैया, उसके बाद द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम फॉर अ लेंस इज -2। अब लेंस का जो मैग्निफिकेशन है -2, देखो माइनस आ रहा है ना, तो सीधी सीधी सी बात है 100% रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो लेंस 100% हो जाएगा कॉन्वेक्स। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। नेगेटिव मैग्निफिकेशन यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। मैग्निफिकेशन 2 का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या 2 गुना बड़ी है, ये इसका मतलब हुआ। क्या बात है सुनील भाई, बहुत बढ़िया। Using new Cartesian sign convention and considering that an object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर from the lens, यानी कि u की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गई है। लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स है। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, सीधी सीधी बात है, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा। देखो मैं तो नेचर ऑफ इमेज, तुमने मैग्निफिकेशन देखा उसी से बता दिया मैंने। नेचर ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रियल हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, साइज इसका 2 गुना हो जाएगा। पोजीशन आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, वरना तो डायरेक्टली आप इतने से ही इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हो। नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब ये कैसे निकालोगे सुनील भाई, ये कैसे निकालोगे सुनील भाई, ये पोजीशन कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर का। देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v बाई यू होता है हमारे पास, राइट। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -2, ये हमारे पास है v, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -20। u की वैल्यू तो -20 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, +40 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस के इस तरफ बन रही होगी इमेज, इस तरफ बन रही होगी इमेज। ये +40 सेंटीमीटर आ गया, +40 सेंटीमीटर।
ठीक है। अच्छा, अब मेरे को छोटी छोटी बात बताओ, ये अगर इमेज इस तरफ बन रही होगी तो ऑब्वियसली रियल इमेज ऐसे होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, तो इमेज इधर बन रही होगी कहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये माइनस वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, माइनस वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। छोटी छोटी सी बातें हैं। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड आपने बता दिया, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी आपने बता दिया क्योंकि मैग्निफिकेशन यहां पर 2 गुना है। उसके बाद आपने पोजीशन ऑफ द इमेज बता दी, उसके बाद आपने साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज बता दिया। ये रहा साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है ना भाई, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि इमेज इस तरफ पे बन रही होगी, इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो यहां पे यूं बन रही होगी। तो जब अपन न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है जी, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी आर 10 and 20 सेंटीमीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सीधी सी बात है, हमको इतना पता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ जिसकी छोटी, पावर उसकी ज्यादा, सिंपल। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ है। आप चाहते हो तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ का इस्तेमाल करके पावर कैलकुलेट भी कर सकते हो इन डायोप्टर्स। बट मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, जितना हमारे पास छोटा फोकल लेंथ होगा 1 बाय फोकल लेंथ, यानी कि जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा, जितना नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, उतनी ही पावर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि हमारे पास यहां पे 2 फोकल लेंथ है, एक हमारे पास है 10 और एक हमारे पास है 20, यानी कि जो फोकल लेंथ हमारे पास छोटी है उसमें हायर पावर हमारे पास आने वाला है, यानी कि ग्रेटर पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात यहां पर होगी। बहुत बढ़िया, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म द स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1 and 2, ये 1 and 2 के बीच में अपन को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1 and 2, ये ऐसे पूरा ऐसे जाल बिछा हुआ है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, देखिए बड़ी समझदारी वाली बात है, बड़ी सरल सी बात है। यहां से आप करंट को डालिए। मान लीजिए दोस्तों यहां से मैं आई करंट को थ्रो करता हूं, करंट यहां पे आके डिवाइड होता है। मान लीजिए यहां पे जाता है I1 करंट और यहां पे जाता है दोस्तों I2 करंट। I2 करंट इससे फ्लो करता है, फर्दर I2 करंट इसके पास आता है, फर्दर I2 करंट इसके पास जाता है, फर्दर I2 करंट इसके पास जाता है। यहां से I1 करंट हमारे पास आता है, यहां से I2 करंट हमारे पास आता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, वापस I बन के इधर से निकल जाते हैं, ठीक। अब देखिए I2 करंट इसके अंदर सेम फ्लो कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो ये 3 रजिस्टर्स हैं, सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में। और सीरीज में सेम करंट क्यों फ्लो करता है, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन में सारे लॉजिक्स भी आपको दे दिए थे, ध्यान से देख लेना। तो यहां पे सेम अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होगा, तो यानी कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रजिस्टर्स किसमें होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीधी सीधी सी बात है ना। तो सीरीज में हो जाएंगे हमारे पास, तो ये 3 रजिस्टर्स इन सीरीज 12 + 12 + 12 यानी कि 36 ओम। यानी कि डायरेक्टली मैं इसको हटा के ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको अगर मैं हटा दूं तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरा पॉइंट 1, यहां से एक ये रजिस्टर ऐसे और ये सीधा ऐसे हो गया। ऐसे भी तो कर सकता हूं जी, ऐसे भी कर सकते हो आप, 1 और 2। अब ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 12 ओम, ये 12 + 12 + 12 यानी कि ये हो गया 12 + 12 + 12 36 ओम, ये सीरीज में हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये दोनों अगर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे हमारे पास, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे। आर इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ना 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2। अगर 2 रेजिस्टेंसेज है तो उसके लिए अपन डायरेक्टली फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो 12 × 36 अपॉन 12 + 36 हो जाएगा 432/48, यानी कि हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा 9 ओम के बराबर। तो सीधा सीधा है, 9 ओम पे टिक लगाइए और आगे चले जाइए। बड़े सरल से सवाल है, आगे चलेंगे। इस सवाल को देखेंगे, यह सवाल भी आया था। शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, गिव द जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। यानी कि आपको 3 10 ओम के रेजिस्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इनका है, यानी कि इन तीनों को हटाने के बाद
अगर मैं कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना चाहूं तो 15 ओम का आ जाए। मतलब 3 रजिस्टर्स को आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि वो 15 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए क्या, अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करता हूं 10 10 और 10 10 10 और 10, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं तीनों को मान लीजिए ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस का 1/10 प्लस का 1/10, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट। तो यहां पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 10, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बेसिकली 10/3, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। यानी कि अब हमें तीसरा अरेंजमेंट ही सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले दो को तो मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, पहले दो को मैंने मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और एक को मैंने मान लीजिए सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इन दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकालो। ये मान लीजिए दो को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और एक को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मतलब ये सीरीज में कैसा है मैं आपको समझाऊंगा। अभी ध्यान से देखना कि अगर मैंने ये दो रजिस्टर्स जो कि हमारे पास आइडेंटिकल है और उनको पैरेलल में कनेक्ट करा, तो मैंने आपको बताया था या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो R1 × R2 अपन R1 + R2, है ना, या फिर आप क्या करो, अगर आपके पास आइडेंटिकल रजिस्टर्स हो, दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हो पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो इनका जो इक्विवेलेंट आता है वो हमेशा इनका हाफ आता है। यानी कि 10 है ना, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 10। ये हमारे पास है 10 और ये हमारे पास हो जाएगा 5। जब भी हमारे पास दो पैरेलल रेजिस्टर्स हो, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ वैल्यू आ जाएगी। दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, जैसे 10 और 10 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। या आप इससे निकाल भी सकते हो, इससे निकाल भी सकते हो 10 × 10 अपॉन 10 + 10, तो 10 × 10 हो जाएगा 100/20, ये हो जाएगा हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी 5। अब दोनों ये सीरीज में आ जाएंगे, अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा 15 ओम, ये हमारे पास हो जाएगा 15 ओम। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट अरेंजमेंट है। अगर देखिए मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करता तो टोटल रेजिस्टेंस 30 हो जाता, पैरेलल में कनेक्ट करता तो 10/3 आता। मैंने क्या कर दिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इनका जो इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर मैं दो को पैरेलल और एक को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं इनके साथ, तो आप इस चीज को समझिए, इन दोनों का जो मेरे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 5, 5 और 10, यानी कि हो गया मेरे पास 15। सीधी सी बात, ठीक है। तो show an arrangement of 3 resistors, each of resistance 10 ohm, so that the combination has a resistance of 15 ohm. Give the justification for your answer. We have given the justification as well. Done है सुनील भैया। All right, all right. ये सवाल हो गया जी, ये सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल को हमने ऐसे सॉल्व भी कर दिया है। उसके बाद इस सवाल को देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, यहां पर इस सवाल को देखेंगे जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको सर्किट को देखना है। Which two resistors are connected in series? इसमें से कौन से दो रजिस्टर्स आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब होता है कि जिसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। और कौन से दो रजिस्टर्स आपके पास बेसिकली पैरेलल में है, आइए सबसे पहले देखते हैं। तो मान लीजिए यहां से करंट निकलता है आई करंट निकलता है, मान लो, है ना, मैं मानता हूं आई करंट आ रहा है, यहां पे भी आई करंट आ रहा है, ठीक है, आई आ रहा है, मैं मानता हूं यहां से आई करंट आया। अब सबसे पहले तो यहां पे करंट डिवाइड होगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा बेसिकली हमारे पास I2। यहां से भी हमारे पास आएगा I2 और यहां से हमारे पास आएगा मान लीजिए I1, ठीक है ना जी। ये I1 और I2, करंट यहां पर आया I हमारा डिवाइड हो गया I1 और I2 में, ठीक है। अब देखिए करंट के पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये I1 यूं चला जाए, ठीक है, और I2 भी यूं चला जाए, दोनों ऐड हो जाएंगे और I करंट यहां से फ्लो करके इधर से निकल जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से ये जो वायर है हमारे पास, एक डायगोनल वायर यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया है और इस डायगोनल की मदद से हमने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है। अब होगा क्या, करंट बोलेगा कि देखो ये I1 करंट और यहां से I2 करंट, I2 करंट बोलेगा कि भाई मैं इधर आ जाता हूं, I1 इधर आया, ये दोनों ऐड होके I1 के इधर से निकल जाएंगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, देखो मेरे भाई करंट के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो I1 इधर आता, I2 और I1 ऐड हो जाते और यहां से I1 करंट जाता, यानी यहां से I करंट जाता, सॉरी यहां से I करंट जाता, I1 और I2 ऐड हो जाता, यहां से I करंट जाता,
और दूसरा क्या है कि यहां पे दोनों करंट ऐड होकर इधर से जाए, तो वो इधर से क्यों जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ये 100% क्या हो जाएगा, यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि वायर का जो रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा। अरे मेरे भाई ये वाले पाथ से क्यों जाएंगे, बिकॉज ये वाला पाथ क्या बन जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा ना, लो रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट हमेशा क्या फॉलो करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है रादर देन ये हाई रेजिस्टेंस पाथ की जगह। तो यहां पे करंट हमारे पास ये I1 और I2 ऐड होकर I चला जाएगा, ये करंट I यहां से बहता हुआ निकल रहा है, तो इसमें I करंट जा रहा है, इसमें भी I करंट जा रहा है, यानी हमारे कौन से दो रजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में है, अगर आप देखेंगे तो R4 एंड R5, और किनके अंदर डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, I1 और I2, यानी कि R3 और R2 में, R3 एंड R2। सुनील भैया हमारे R1 में क्या करंट फ्लो करेगा, R1 में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना जी। इफ एवरी रजिस्टर इज 2 ओम व्हाट करंट विल फ्लो इन द सर्किट, यानी कि ये भी 2 ओम है, 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 तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। पहले तो देखो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये तो पैरेलल में है। अगर हमारे पास आइडेंटिकल रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 और 2 ओम, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 अपन 2 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपके पास ये वैल्यू को आपको ओरली कैलकुलेट करना है, ये 2 है, ये 2 है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, सीधा सीधा 1 ओम आ गया हमारे पास। अब इनका जो इक्विवेलेंट है R23, ये कितना है, 1 ओम। इन दोनों को हटा के मैं एक रजिस्टर ले आता हूं 1 ओम का, ये और ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, तीनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये 2 + 1 + 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 5 ओम। अब टोटल करंट आप निकाल सकते हो, I = हमारे पास होता है V/R, V की वैल्यू दे रखी है 5, रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 5, तो करंट हमारे पास हो जाएगा 1 एंपियर का। सीधा सीधा सरल सरल सवाल। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये देखो यही पूछा था, हमारे को करंट बोला है ना, तो करंट I = V/R, V की वैल्यू दे रखी है 5, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो करंट आ जाएगा 1 एंपियर, खत्म का। चलो अगला सवाल, इस सवाल को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको ये सर्किट आपको कंसिडर करना है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास पैरेलल में है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10 × 15 अपॉन में 10 प्लस का 15, और ये हमारे पास हो जाएगा 60 × 40 अपॉन में 60 + 40। तो सबसे पहले तो ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने यहां पे निकाला है, 10 × 15 अपॉन 10 + 15 ये आ जाएगा 6 ओम, 60 × 40 अपॉन 60 + 40 ये आ जाएगा 24 ओम, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके इक्विवेलेंट को निकाल लिया, तो अब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। इन दोनों की जगह अगर मैं एक रेजिस्टेंस यू लगा दूं और एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये 6 + 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 ओम का हो जाएगा, ठीक है। टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट हमारे पास हो जाएगा I = V/R। V हमको कितना गिवन है, V हमको गिवन है 15 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपने निकाला कितना था, 30 था, तो 15 बटे आपके पास 30 कितना हो जाएगा, 0.5, यानी कि 1/2 कितना होता है, बेसिकली 0.5 हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 ओम। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि यहां से यहां पर, जैसे मान लीजिए करंट यूं फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है ना, हाँ, तो यहां से यहां पे जब करंट जाता है तो कितना पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = IR। I की वैल्यू तो देखिए, करंट तो यहां पर सेम ही रहेगा ना, करंट तो हमारे पास क्या है, करंट तो हमारे पास सेम ही दौड़ रहा होगा, करंट तो सेम ही रहेगा, तो करंट तो रहेगा हमारे पास 0.5, और रेजिस्टेंस जो यहां पर ऊपर वालों का था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास था 6 ओम, तो क्या हो जाएगा 0.5 × 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 3 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर है जी, क्लियर है, डन है। उसके बाद हम दोस्तों इस पर्टिकुलर सवाल को देखेंगे, तो सवाल हमको कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेडियस आपको 0.01 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद कह रहा है रेजिस्टिविटी, यानी कि रो आपके पास जो है ऑफ द वायर इज 50 × 10⁻⁻⁸ ओम × मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी गिवन है। अच्छा एक चीज देखना, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो ये कन्वर्जन हमको करना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने से पहले। तो ये कह रहा है कि हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर। अब देखिए सवाल सिंपल है, R = ρ L/A होता है, L की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है सुनील भैया,
ये चीज लगा दूंगा आर इंटू ए बाय रो कर दूंगा। अरे भाई आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, तो एल की वैल्यू निकालनी है तो आर इंटू ए बाय रो हो जाएगा, आर इंटू ए बाय रो हो जाएगा। अब आर गिवन है, रो गिवन है, ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब ए की वैल्यू कैसे निकालू सुनील भैया? ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, है ना? तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास तार है, तो यही तो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यही तो है एरिया, यही तो ए की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर यानी कि रेडियस हमको गिवन है तो हम इससे निकाल लेंगे, लेकिन आप बड़े समझदार छात्र हैं, रेडियस आपको किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में, और यहां पे सारा डेटा किसमें है? मीटर में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं क्या करूंगा, आपको पहले कन्वर्जन सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले जब इस सेंटी की बात हो रही है ना सेंटीमीटर में, तो ये जो सेंटी है इसका मतलब होता है 10 की पावर -2, मीटर का मीटर लगा दो। 1 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, फिर मीटर का मीटर। ये सेंटी होता है मल्टीप्लायर होता है, 10 की पावर -2 वाला मल्टीप्लायर होता है ये, ठीक है? तो अगर आपको कितना गिवन है? 0.01 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप पहले लिखोगे 0.01। सेंटी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 की पावर -2, मीटर का मीटर आप लगा देंगे, ठीक? अब फर्दर अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखो यहां से अगर मैं इसका पॉइंटर उड़ाता हूं तो ये उड़ाया, ठीक है? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर। तो रेडियस मेरे पास आती है 10 की पावर -4 मीटर। तो मेरे दोस्त एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -8, ठीक है? क्या बात है सुनील भैया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अब ऑब्वियसली दिस एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी सुनील भैया। अब देखिए आप इस वैल्यू को जैसे ही यहां पर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। ये वैल्यू से ये वैल्यू कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, तो वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 5। पाई का मतलब होता है 3.14/5। क्या होता है? 3.14/5 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास ये वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.14/5 है, तो अप्रोक्सीमेशन से आप क्या कर लीजिए, इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 3, मान लीजिए 3.00 बटे में मान लेता हूं 5। अब अगर मैं इसको 30 मान लू तो 30 इमेजिन करो एक बार इसको, तो 30 इमेजिन कर लिया तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 6 होता है। पर ये 30 कब होता? जब डेसिमल इधर होता है, डेसिमल एक प्लेस आगे आ गया, तो यहां से भी डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.6, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। लेंथ किस में आती है हमारे पास? मीटर में आती है। किस में आती है? मीटर में आती है। और आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास हो जाएगी ओम, एरिया की यूनिट हो जाएगी हमारे पास मीटर स्क्वायर, अपॉन में इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। ओम से ओम कटा, इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर, ये ओम ये मीटर स्क्वायर, ओम से ओम कटा, ये कटा, तो आंसर क्या आया? मीटर में आया। यानी कि लेंथ हमारे पास किस में आएगी? मीटर में आएगी। समझ में आ गया जी? आ गया। अब इस पर्टिकुलर सवाल को देखो, यहां पे मैंने डायग्राम भी बना दिया ताकि आप इसको इमेजिन कर पाओ। Two lamps, one rated 100 watt 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in the parallel to an electric main supply. ये आपने इनको क्या कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। Find the current drawn by the two lamps from the line if the supply voltage is 220 volt. यानी कि यहां पर टोटल कितना करंट ड्रॉ करेगा? अब ऑब्वियस ही बात है मेरे भाई, यहां पे ये 220 वोल्ट का आपके पास मेन सप्लाई है, इससे मान लो आई करंट जा रहा होगा, ये आई करंट डिवाइड होता है I1 और I2 में, फर्दर ये दोनों के दोनों वापस ऐड हो जाएंगे और यहां पे क्या आ जाएगा? आई करंट आ जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर क्या है? सिंपल सी बात है कि इन्होंने कितना करंट लिया होगा, कितना करंट लिया होगा वो कैसे पता लगेगा? I1 और I2 की वैल्यू अगर हम निकाल दें और दोनों को अगर हम क्या कर दें? ऐड कर दे, तो हमको टोटल करंट मिल जाएगा। भाई वही तो बात है ना, यहां पर जो टोटल करंट यहां से आ रहा है वो कैसे पता लगेगा? I1 और I2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा, है ना जी? तो I1 कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। V 220 है, पावर हमको गिवन है, I की वैल्यू निकल जाएगी P बाय V से निकल जाएगी। तो पावर हमारे पास है 100, ये हो जाएगा 220, तो कितना हो जाएगा? 5/11 एम्पियर। अगर हमारे पास बल्ब का पावर कितना है या लैंप का पावर कितना है? बेसिकली 60 है, तो 60 बटा कितना हो जाएगा? 220 कितना हो जाएगा? 3/11 एम्पियर। दोनों को आप ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों, टोटल करंट आ जाएगा आपके पास। अब आप एग्जाम में इतना भी आंसर लिख के आ सकते हैं, 8/11 एम्पियर, ये भी लिख के आ सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे पॉइंट में भी लिख के आ सकते हैं, दोनों ही सही है। आगे चलेंगे, इस पर्टिकुलर सवाल को देखेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। कावेरी कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट बल्ब्स।
अब उन्होंने क्या किया, शी कनेक्टेड अ बल्ब ए हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms टू 240 वोल्ट पावर सप्लाई इन द लेबोरेटरी। यानी कि उन्होंने एक बल्ब ए लिया है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और उसको 240 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इफ द बल्ब इज केप्ट ऑन फॉर 4 hours अ डे इन अ वीक। यानी कि वो कह रही है कि रोज 4 घंटे इस बल्ब को वो जलाती है और 1 हफ्ते तक जलाया तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई किलो जूल्स में, बताओ। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले पावर कैलकुलेट करो। तो यहां पर हमको पता है पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। वी की वैल्यू 240 दे रखी है तो 240 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 100, यानी कि 576 वॉट इज द पावर कंजम्पशन। अब ये पावर कंजम्पशन कितनी देर के लिए हो रहा है आप समझो, ये पावर कंजम्पशन हमारा कितनी देर के लिए हो रहा है, जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, वो पावर इंटू टाइम होता है। तो कितनी देर के लिए हो रहा है भाई, ये 576 वॉट जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है 4 आवर अ डे, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन से दिन कट गया, तो ये क्या हो गया 576 इंटू 4 इंटू 7, यानी कि वैल्यू किस में आ रही है अभी, ये वैल्यू आ रही है वॉट इंटू आवर में आ रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरे दोस्तों जूल और किलो जूल में जाना है, तो आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो ये जो आपने 576 इंटू 4 इंटू 7 करा, इतनी वैल्यू किस में आ रही होती है आपकी, ये वॉट इंटू आवर में आ रही होती। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, है ना। तो अब ये वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, वॉट इंटू सेकंड में आ जाएगी, या फिर ये वैल्यू हमारे पास जूल्स में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, जूल्स में आ जाएगी। इसको फर्दर आप किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी। ठीक जी। उसके बाद दूसरा पार्ट, कावेरी कनेक्ट्स अनदर सिमिलर बल्ब बी इन सीरीज विद बल्ब ए, यानी कि बल्ब ए के साथ में सीरीज में एक और बल्ब कनेक्ट कर दिया है ना, और पावर सप्लाई 240 वोल्ट का ही है। विल देयर बी एनी चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ए ग्लोज नाउ एक्सप्रेस मैथमेटिकली, या एक्सप्लेन मैथमेटिकली। यानी कि जो आपके पास ये एक बल्ब मान लीजिए लगाता है, इसके सीरीज में एक और बल्ब लगा दिया उन्होंने, अब वो कह रही क्या कि जो ए बल्ब है उसकी ब्राइटनेस में कुछ कमी आएगी क्या, तो आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो जो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर हो जाएगा, क्योंकि दो बल्ब्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो दो बल्ब का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पर हमारे पास 200 ओम हो गया है, तो टोटल करंट जो ड्रॉ होगा वो कितना हो जाएगा, I इज टू वी बाय आर हो जाएगा। V तो 240 है, रेजिस्टेंस 200 हो जाएगा, तो करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो बेसिकली 1.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, यानी कि ये एक लैंप और ये दूसरा लैंप मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस मेरे पास है 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस है मेरे पास 100 ओम। ठीक है ना भैया। अब इसमें से यहां पे जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो I इज टू वी बाय आर हमने क्या, यहां पे ये जो हमारे पास ये जो V है वो ये रहा। ठीक है ना। अब आप इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि I इज टू वी बाय आर हमने लगाया, ये हमारे पास 240 है, रेजिस्टेंस हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का हो जाएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1.2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। कितना करंट जा रहा है, 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर करंट जा रहा है। सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है। अब वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब, अब देखिए यहां पे 1.2 एम्पियर है करंट और इसका रेजिस्टेंस इतना, 1.2 एम्पियर करंट, रेजिस्टेंस इतना, तो दोनों का जो वोल्टेज आ जाएगा सेम आ जाएगा, दोनों का जो वोल्टेज आ जाएगा सेम आ जाएगा, दैट इज 120 वोल्ट। यानी यहां पर जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा 120 वोल्ट, और यहां पर भी कितना आएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आएगा, 120 वोल्ट का आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप यहां पे पावर निकाल सकते हो। देखो आपने सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दिया, आपने सर्किट से टोटल बहता हुआ करंट निकाल दिया, आपने दोनों का क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। अब आप क्या कर सकते हो, न्यू पावर ऑफ बल्ब ए निकाल सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये बल्ब ए है तो इसकी न्यू पावर क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 है। वोल्टेज कितना हो जाएगा इसके क्रॉस में, ये वोल्टेज कितना था, 120 वोल्ट था, तो 120 का स्क्वायर बाय 100 कितना हो जाएगा हमारे पास, 144 वॉट का पावर हो गया। यानी अभी इसका जो पावर है वो कितना हो गया, 144 वॉट हो गया। पहले कितना था, 576 वॉट था। यानी कितना हो गया, घट गया। पावर इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल पावर एंड द बल्ब विल ग्लो मच डिमर। यानी कि पावर 1/4 हिस्से से 1/4 पार्ट से घट गई है। ऑब्वियसली बल्ब जो है अब डिमर हो गया है। ठीक है जी सुनील भैया। उसके बाद इस पर्टिकुलर सवाल को देखेंगे, यह भी बेहतरीन सवाल है, जल्दी से देखेंगे। इन अ डोमेस्टिक सर्किट 5 LED bulbs are arranged as shown. The source
वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी कि जो सोर्स वोल्टेज हमारे पास है दैट इज बेसिकली 220 वोल्ट। एंड द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज मार्क्ड इन द सर्किट, सबके ऊपर पावर रेटिंग यहां पर क्या है, मार्क्ड है हमारे पास, ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब वो कह रहा है कि सर्किट डायग्राम को देखो और पहले क्वेश्चंस को आंसर करो, ध्यान से सुनो। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की वन इज क्लोज्ड, यानी कि सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर दिया तो सिर्फ ये वाला बल्ब जलेगा, ये तो नहीं जलेंगे। और अगर की टू क्लोज कर दी, ये क्लोज कर दिया, तो ये सारे के सारे जलेंगे और ये नहीं जलेगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो पहले अगर K1 क्लोज कर दिया है तो सिर्फ ए बल्ब ग्लो करेगा, K2 क्लोज कर दिया है तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, BCDE, ये जो चारों बल्ब है ये बेसिकली जलेंगे। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज, ठीक है ना। यानी कि इस वाले ने कितना करंट ड्रॉ किया होगा जब ये जलता है। सीधी सी बात है, पावर आपको गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई के बराबर हो जाता है। आई की वैल्यू निकालनी है तो P बाई V आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखो पावर और V गिवन है तो P बाई V हो जाएगा क्या, 11/55, यानी कि 0.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। ये कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, पावर इजिकल्स टू क्या होता है बेसिकली हमारे पास, पावर इजिकल्स टू हमारे पास होता है V स्क्वायर बाय R होता है। तो R हो जाएगा हमारे पास V स्क्वायर बाय P हो जाएगा, यानी 55 का स्क्वायर बटे में 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 275 ओम्स आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है जी। ये कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, 4 बल्ब्स, 1 2 3 4, इन सबका निकालना है। अब मेरे भाई अगर इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, 275 ओम आया है, इनकी सबकी रेटिंग सेम है तो ये भी 275 होगा, ये भी 275 होगा, ये भी 275 होगा और ये भी 275 होगा। चारों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 275 इंटू 4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1100 ओम। यही हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज ये हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं कि इन चारों की जगह मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बल्ब लगाना चाहता हूं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बताइए कितना होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 1100 ओम। क्लियर है जी, क्लियर है। तो ऐसे सवाल भी आपको आने चाहिए। डन है मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को आप लोगों को होमवर्क में करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। सवालों को कराने का सिंपल इंटेंट यहां पर बस इतना ही था मेरे दोस्तों कि अगर इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो आप उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, अप्रोच मैंने आपको सिखाई है। इंडिविजुअली अगर बैठ के सॉल्व करता तो सेशन बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ जाए तो आए भैया लिखते जाना दोस्तों, और फटाफट से मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ इन चीजों के नोट शेयर कर सकूं। बाकी जैसा मैं कहता हूं कि सुनील भी आपके साथ है, मैं आखिरी समय पर आया हूं पर कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर सकूं और कामना करता हूं कि शायद मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं।